अपने खुद के स्टेट में ऐसे वायलेंस, ऐसे इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस वजह से एसटी को मैतेई का दर्जा दिया गया था। अब मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। 90% वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और 10% वहाँ का प्लेन एरिया है। तो जब 90% पहाड़ी है और 10% प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेन में जो लोग रह रहे होंगे उनकी वो लोग थोड़ा एक तरीके से पावरफुल होंगे, एम्पावर्ड होंगे, और जो पहाड़ियों पर रह रहे होंगे वो उतना पॉलिटिकली साउंड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट बने हैं तो उसका फायदा भी उठाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरी कम्युनिटी को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए उनको भी जो है भाई आपके पास 25% है, 15% जो उनके पास हो गया और आपको भी मिल गया, तो सीधी सी बात है जो एम्पावर्ड कम्युनिटी है उसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों? अगर सास और बहू के बीच नहीं पट रही है तो अगर पड़ोसन किसी महिला को पता चल गया तो सीधे हिट करने लगेगी बहू को, बरगलाने लगेगी, समझाने लगेगी। बिल्कुल। तो ऐसी ही कंडीशन वहाँ भी है। मणिपुर जैसे एक स्टेट में रिजर्वेशन को लेके ऐसे हंगामे हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो दूसरे स्टेट्स पे क्या पड़ सकता है? कि एक तो मीडिया की नैतिकता का, इसकी मॉरलिटी का अर्थ होता है कि उसके जो बेसिक काम हैं जिनके लिए वो बना है उन कामों को करना। ओबीसी के संदर्भ में सिचुएशन दूसरी है। आजकल हम देख रहे हैं कुछ साल से वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टेट में बहुत ज़्यादा वायलेंसेस, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। क्योंकि जो जीवन का लॉस हुआ उसका तो कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन जो आर्थिक लॉस हुए हैं केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए उनके साथ मिल करके बातचीत करके उसको जो है बेहतर समाधान निकालें। वेलकम टू NCSC IAS वंस अगेन। दोस्तों, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ पे भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न हमारे ट्रेडिशंस हैं। वी हैव अ डिफरेंट कल्चर, वी हैव डिफरेंट अप्रोच, हमारे जो फिजिक है वो भी डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग तरह के नज़र आते हैं लोग। कश्मीर के बड़े बहुत उनके जो फेशियल जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। साउथ में जाओ तो थोड़ा सा सांवला रंग होता है, कुछ स्टेट में थोड़ा ज़्यादा सांवला भी होता है। लेकिन हमारा जो कल्चर, ट्रेडिशन, यही तो हमारी खूबसूरती है। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता जैसा है, और जिसमें गुलदस्ता किसी एक फूल से बनाओ उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। हाँ, गुलाब की बात अलग है, लेकिन अगर गुलदस्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो तो उसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप के अगर फूल उसमें एक साथ मिलाएं तो उसकी खूबसूरती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यही हिंदुस्तान की भी खूबसूरती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वी हैव डिफरेंट रीजन, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर। ये तो चलो चीज़ें अलग हैं। वी हैव मल्टीपल रिलीजन ऑल्सो, वी हैव मल्टीपल फेथ्स, बिलीव्स, हर एक चीज़ हमारी अलग है। यही हमारी खूबसूरती है। इसी को कहते हैं कि वी स्टे टुगेदर सेपरेटली। हम सेपरेटली अलग रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। हम अलग दिखते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। लेकिन क्या होता है कि इतनी खूबसूरती को बैलेंस करना, इसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना, ये एक बहुत कठिन और मुश्किल काम है, जो कि हमारे अथॉरिटीज़, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरनल सिक्योरिटी हो या देश की जो डिफेंस सिस्टम है पूरा, ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। लेकिन इसके बावजूद कई बार क्या होता है, कुछ हालात, कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को, स्टेट की हो या सेंटर की हो, गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें देश की जो प्रजा है, जनता है, उसका भी हाथ होता है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी हाथ होता है। ऐसे ही हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, एक स्टेट है जो बहुत खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है, मणिपुर स्टेट। आजकल हम देख रहे हैं कुछ साल से वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टेट में बहुत ज़्यादा वायलेंसेस, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत हद तक पता चल रही हैं, नहीं पता चल रही हैं। तो आज हम जानते हैं कि वो ऐसे हालात कैसे हो गए, क्यों हो गए। तो हमारे साथ विपिन मिश्रा सर हैं, वंस अगेन in front of you. Let's have discuss about the Manipur violence and Manipur situation
एंड सर वेलकम टू NCSE IAS वंस अगेन। थैंक यू। आपका हमारे साथ ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार भी हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन की थी, जो इंडियन इकोनॉमी को लेके इंडिया की जो सिचुएशन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमसे अपील की थी, उस पर हमने डिस्कस किया था। इट वाज वंडरफुल। तो आप इसमें अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो ओपिनियन हैं, और तो इस बात पे हम आज दोबारा से हम इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं कि सर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ जो ऐसे हालात ऐसे हो गए हैं अभी। दरअसल मैम मणिपुर के संदर्भ में हालांकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो खासकर अभी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में बेहतर तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। और मणिपुर और सिक्किम दो नॉर्थ ईस्ट के पिछले कुछ वर्षों से ऐसे स्टेट रहे हैं, अगर एक दशक कह दिया है 1 डिकेड में, जिन्होंने अच्छा ग्रोथ रेट दिया है। उनकी स्टेट इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मणिपुर में थोड़े हालात चेंज हुए, और चेंज की वजह रही वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो एक तरीके से जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उनको लेकर के कुछ ऐसे क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं जिनसे वहाँ पर अनरेस्ट जैसी चीज़ें देखने को मिली। मणिपुर पर चर्चा करने से पहले हम वहाँ के एक संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर चीज़ें क्या हैं उनका ग्राउंड के रूप में। बिल्कुल। दरअसल मणिपुर जो है वो स्टेट में अगर उसका देखा जाए वो पहाड़ियों का से घिरा हुआ राज्य है। 90% वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और 10% वहाँ का प्लेन एरिया है। तो जब 90% पहाड़ी है और 10% प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेन में जो लोग रह रहे होंगे उनकी वो लोग थोड़ा एक तरीके से पावरफुल होंगे, एम्पावर्ड होंगे, और जो पहाड़ियों पर रह रहे होंगे वो उतना पॉलिटिकली साउंड नहीं होंगे, क्योंकि वो सुदूर और फ्रंटियर साइड पड़ जाती है। तो वही वहाँ पर है। वहाँ के लोकेशन में जो प्लेन एरिया है, वैली एरिया है, उसमें मोस्टली मैतेई कम्युनिटी रहती है, और जो आउटर वैली है, आउटर वैली या फिर पहाड़ी एरिया, वहाँ पर नागा और कुकी रहते हैं जी। तो पिछले कुछ 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसमें वहाँ पर एक जो मैतेई हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से एसटी का दर्जा दे दिया गया। इसको लेकर के पूरा संघर्ष वहाँ पर हुआ, चूँकि कुकी लोगों को लगता था कि भाई ये हमारे अधिकारों पर है, चूँकि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ के चाहे पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हो या पुलिस, इतने जो भी फील्ड हैं ऑपरेट होता है जिनसे स्टेट पूरा, उनमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और जब उनको लगा कि इनको दर्जा दिया गया एसटी को, तब फिर कुकी लोगों ने अपने अधिकार की आवाज़ उठाई, और उस अधिकार का ही ये रिजल्ट रहा मणिपुर क्लैश। सर जो हिली रीजन में था, जो कुकी एंड नागा कम्युनिटी, वो ऑलरेडी एसटी में उनका रिजर्वेशन था, जो कि और मैथे को अगर एसटी का रिजर्वेशन मिल जाता है, क्योंकि भले वो इकोनॉमिकली साउंड माइंडेड हो, और पॉलिटिकली उनकी ज्यादा चलती हो, अथॉरिटी में हो वो लोग भी बहुत ज्यादा, तो इसके बावजूद इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैम दिक्कत वहाँ पर वही है, जैसे यहाँ पर, जैसे अभी आपने सुना होगा कि सेंटर में कुछ वर्ष पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्रयास किया कि जो एससी कैटेगरी है उसमें हम सब क्लासिफिकेशन करें। ओबीसी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से जिनकी आय अच्छी है ओबीसी संवर्ग में, जो एक 8 लाख का क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो है वो क्रीमी लेयर में आते हैं उनका रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और जो उसके नीचे उनको मिल रहा है। यही बात एससी में की गई। एससी में भी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, और कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत पिछड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो बात जो है सेंटर ने की, ऐसे ही तेलंगाना सरकार ने जो है सब क्लासिफिकेशन का रिजर्वेशन में को इम्प्लीमेंट कर दिया, अपने यहाँ पारित कर दिया। लेकिन अदर बहुत से राज्यों में एससी में सब क्लासिफिकेशन, एससी में सब क्लासिफिकेशन पारित करने का लोग विरोध करते हैं। तो वही स्टेज या वही सिचुएशन वहाँ पे भी है,
वहाँ पर उनको जो कुकी लोग हैं, नागा लोग हैं, उनको लगता है कि अगर एक तो हमारा पार्टिसिपेशन पहले से ही बहुत कम था। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए वहाँ पर पुलिस की ही 100 सीटें निकलती हैं या जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनकी 100 सीटें वहाँ पर निकलती हैं जी। अभी तक एसटी लोगों का रिजर्वेशन उसमें मान लीजिए 20%, 25% जो भी हो, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी हो वो उनका पार्ट था कि भाई 100 सीटें हैं, 100 सीटों में आपकी 25 सीट्स एसटी की रहेंगी। और चूंकि एसटी का रिजर्वेशन जो ऑफिशियल था वो कुकीज और नागा को मिला था, तो सीधी सी बात वो पिछड़े थे, पहाड़ियों में रहते थे, उनके पास लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज है उनकी कमी थी, तो उनको सरकारी नौकरियां मिलती, शासन में सहभागिता होती, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होते, तो वो 25 सीटें 25 लोग उस कम्युनिटी के निकल के आगे आते। लेकिन जब उसी में अगर दूसरी कम्युनिटी को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए उनको भी जो है भाई आपके पास 25% है, 15% जो उनके पास हो गया और आपको भी मिल गया, तो सीधी सी बात है जो एम्पावर्ड कम्युनिटी है उसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन सोर्सेज हैं, उसके पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी जो सीटें हैं वो उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो अपनी जो सीटें उनके अनरिजर्व में हैं वो तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो एसटी की रिजर्व सीटें हैं वो भी लेंगे। तो इस वजह से कुकी और नागा कम्युनिटी जो है इस बात का विरोध करते हैं कि भाई मैतेई एम्पावर्ड हैं, उनको प्रॉपर प्लेन में रह रहे हैं, उनके पास लिवलीहुड के प्रॉपर रिसोर्सेज भी हैं, हम लोग पहाड़ियों पे रह रहे हैं, कोई सोर्सेज नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं, प्लांट नहीं, आखिर हमारे जीविका का साधन क्या होगा? हम वैसे भी पिछड़े हैं। कुछ एक हमारे समुदाय से धीरे धीरे लोग, मान लीजिए इस वर्ष की जो वैकेंसीज आई उसमें 25 आए, फिर अगले वर्ष 25 आए, तो ऐसे हो सकता है कि आगे 20 सालों 30 सालों में उस कम्युनिटी के भी जो है 400-600 या 1000-2000 लोग परिवार वो एम्पावर्ड हो और अपने आप को एक बेहतर जीवन में ला सकें। तो यह विरोध की मेन वजह है। सर, स्टेट में जो SC ST को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक बार रिकग्नाइज होने के बाद, और OBC वगैरह बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं, OBC में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, SC ST भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे एक बार स्टेट में इसका जो बेनिफिट मिल जाता है तो सेंटर में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, आप उसको थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए। मैम, चूँकि जो SC ST रिजर्वेशन सिस्टम है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 341 जिसमें SC को रिजर्वेशन नोटिफाइड किया जाता है कि भाई इन जो स्टेट के माध्यम से प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर उसको नोटिफाइड करता है, तो फिर उसको वहाँ की ST हो जाती है, वो फिर उसको स्टेट रिजर्वेशन दे देता है। ऐसे ही आर्टिकल 342 के अंडर में वही प्रोसेस है कि ST का दर्जा अगर किसी स्टेट को देना रहता है, पहले उस कास्ट को ST में शामिल करती है, फिर उसके बाद यहाँ प्रेसिडेंट के माध्यम से ST का दर्जा दे दिया था, फिर उसको रिजर्वेशन स्टेट अपने आधार पर देता है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो स्टेट का अलग है और सेंटर का अलग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, चूँकि उसकी रिकॉग्निशन या एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको दर्जा जो दिया गया, नोटिफिकेशन दिया गया है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जा रहा है। इस वजह से वहाँ पर जो SC हैं, स्टेट में अगर SC का दर्जा है, रिजर्वेशन दे दिया स्टेट ने, तो उनको सेंटर में भी मिलेगा। ST का अगर रिजर्वेशन स्टेट ने दे दिया तो वो ST सेंटर में भी काउंट होंगी, सेंटर में मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, OBC के संदर्भ में सिचुएशन दूसरी है, क्योंकि OBC रिजर्वेशन सिस्टम हमारा 1978 के बाद, मंडल कमीशन के बाद जो चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद होता है, तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये प्रोविजंस तब के हैं। ये जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 340 के अंडर में प्रेसिडेंट OBC को लिस्ट करता है कि कौन सी कास्ट OBC में आएगी। आपको मैं एक बहुत बढ़िया वाकया इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि VV गिरी महोदय हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय थे। VV गिरी जो थे वो उस समय जनरल कास्ट में, गिरी, गोस्वामी, ये सब जनरल कास्ट में आते थे। लेकिन उनको लगा कि भाई थोड़ा कि गिरी और गोस्वामी को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, तो उन्होंने
एक नोटिफिकेशन निकाल के आर्टिकल 340 के अंडर में गिरी और गोस्वामी को सेंटर में रिजर्वेशन ओबीसी के अंडर में जो है कर दिया। अच्छा। तो उनको ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट बने हैं तो उसका फायदा भी उठाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो रिजर्वेशन में है, ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट में कुछ अलग स्थिति होती है, सेंटर में अलग होती है, जबकि एससी एसटी में सेम रहता है। जैसे बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह के संदर्भ में कि एक कम्युनिटी है गुप्ता जी। गुप्ता को यहाँ पर जनरल में आते हैं सेंटर में, लेकिन यूपी स्टेट ने उनको ओबीसी का दर्जा दे रखा है जी। तो ऐसे, मैं एक उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी राज्यों में बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जिनके साथ में ऐसे सिचुएशंस हैं कि वो सेंटर में जनरल में आ रहे हैं, स्टेट में जो है वो ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन पा रहे हैं। तो ये खैर चूंकि सेंट्रल जो स्टेट है वो फेडरल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग विषय हैं, तो उन पर हम डिटेल से न जा करके बस संक्षेप में ये जान लेंगे। और रही बात मणिपुर के संदर्भ में, तो मणिपुर में जो है एसटी का दर्जा चूंकि दिया गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने जब 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने दर्जा दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को उसने फॉलो करने के बाद उसने उस दर्जे को हाईकोर्ट ने प्रॉपर अपनी वहाँ पर उसने अपना बेस बनाकर कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस को प्रॉपर जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कमी रही थी, इस वजह से एसटी को मैतेई का दर्जा दिया गया था। अब मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है मणिपुर स्टेट में। सर, हिंदुस्तान एक फेडरल सिस्टम है, अमेरिका की तरह नहीं है, सबने मिलके एक सेंटर बना दिया। वी हैव फेडरल सिस्टम, तो सेंटर ने फेडरल को बनाया है। हम देखते हैं हमारे हिस्टोरिकल रीजन्स में, जैसे कि स्टेट्स के डिविजन्स हुए, और जो स्टेट के डिविजन्स भी इसी बेस पे हुए कि रिलीजन पे या कभी बोली पे, कभी भाषा पे, इन सारी चीज़ों पे डिविजन्स हुए। अब मणिपुर जैसे एक स्टेट में रिजर्वेशन को लेके ऐसे हंगामे हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो दूसरे स्टेट्स पे क्या पड़ सकता है? मैम सीधी सी बात है, जो ये इशू है वही होता है कि जैसे अगर हमारे घर में कुछ इशू होते हैं तो उनका प्रभाव पड़ोसियों पर भी पड़ता है, तो प्रभाव तो पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टेट, सेंटर और वो कम्युनिटी, जो ये ग्रुप्स हैं, ये इनको हैंडल करेंगे। सेंटर का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अगर किसी भी स्टेट में अनरेस्ट है तो ऐसी स्टेज में अगर सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको रेगुलेट नहीं करेगी, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी, तो हो सकता है कि वह चिंगारी दूसरे राज्यों को भी जलाने लगे, दूसरे राज्यों में भी प्रभाव डाले। इसी वजह से आप देखेंगे कि मणिपुर में जो ऐसी अनरेस्ट हुई मणिपुर हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, तो वहां पर फिर सेंटर ने कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर उतारी, क्योंकि बीएसएफ वहां की अपनी है, बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो है कवर करती है जी। साथ ही साथ वहां पर असम राइफल्स है ही, साथ इसके साथ में उसने सेंट्रल फोर्सेस को, सीआरपी को भी उतारा, रैपिड एक्शन फोर्स आदि वहां पर लगाए है। उसका उद्देश्य यही था कि भाई ऐसी इश्यूज न हो जाएं कि ये चीजें और फैल जाए, वहां पर ऐसा इशू न हो जाए कि एक जो समुदाय है, जो एम्पावर्ड है, जो अधिकार प्राप्त है, वो किसी ऐसे समुदाय को जिसके पास पावर नहीं है, पॉपुलेशन कम है, आर्थिक आधार पर बहुत पिछड़ा है, उसको दबाए, उनके संदर्भ में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हों, इनके लिए वहां पर उसने अपने प्रॉपर फोर्सेस को उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर लगा रखा है। हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा अपने खुद के स्टेट में ऐसे वायलेंस, ऐसे इनकन्वीनियंस और जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कि जबकि हम दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा अपने आप को बरतर समझते हैं और दूसरे देशों के साथ हम कई बार ऑपरेशंस भी करते हैं, जो रिसेंटली भी किया था, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो दूसरे स्टेट्स पे, आई मीन टू से दूसरे कंट्रीज पे? मैम, जो कि आपने देखा होगा कि या जो भी लोग जान ही रहे हैं कि मणिपुर एक बाउंड्री स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है जी। हर कंट्री में जहाँ पर बॉर्डर स्टेट होता है वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें रहती, भाई बॉर्डर सिक्योरिटी और इन्फिल्ट्रेशन।
बॉर्डर हमारा काम है या देश का काम है कि बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और एक चैलेंज रहता है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कई टाइप का होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फिर जो है नार्को है, या कई टाइप के जो है हो सकती हैं, जाली नोट हैं या वेपन्स हैं, इस तरीके कई तरीके से वो चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो खासकर म्यांमार में मिलिट्री रूल इस समय चल रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ की गवर्नमेंट, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई स्टेप ले रही है, या चूँकि हमारे म्यांमार के साथ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग म्यांमार गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट है कि वो अपने देश की लैंड इंडिया के अगेंस्ट में किसी को यूज़ होने नहीं देगी जी। ये हमारा एग्रीमेंट है। तो लेकिन होता क्या है, कभी कभी बहुत से जो नॉन स्टेट एजेंट्स हैं, हो सकता है कि उधर म्यांमार बाउंड्री से चाइना उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर एक सिस्टम बना हुआ, आप अगर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, आप देखिए कि कोई भी अगर फैमिली है, अगर सास और बहू के बीच नहीं पट रही है, तो अगर पड़ोसन किसी महिला को पता चल गया तो सीधे हिट करने लगेगी बहू को, बरगलाने लगेगी, समझाने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी ही कंडीशन वहां भी है कि अगर मान लीजिए हमारे दो ग्रुप हैं, हर भाई भाई में हो जाता है, अगर उसमें जो है चीजें कुछ क्लैशेस हैं, आपसी मतभेद हैं, मनमुटाव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो है दूसरा आया और उसको जो लड़ा दे आपस में। बिल्कुल। जो ऐसे एजेंट्स हैं उनका काम यही है कि हम आए, ऐसे हमको चांसेस मिले, हम वहां पर लोगों को भड़काएं, वहाँ का जो यूथ है उसको डाइवर्ट करें, क्योंकि यूथ ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयों में ऐसे रिवॉल्ट वगैरह या ऐसे जो भी चीज़ रहती है उसमें आगे आता है। और जो नॉन स्टेट एजेंट्स हैं वो भी अपना टारगेट यूथ्स को ही करते हैं कि उनको यूथ्स को हम एक तरीके से पैसे के लालच में जी कैसे मैनिपुलेट करके उनको जो है हम इस जो स्टेट है या फिर जो स्टेट इंस्टीट्यूट है उसके अगेंस्ट में हम खड़ा करें। और रही बात बांग्लादेश की, हाँ, बांग्लादेश के बीच में जब वहाँ पर एक तरीके से शेख हसीना जी की गवर्नमेंट जाने के बाद जो वहाँ पर मिलिट्री रूल रहा था उसमें कुछ चीज़ें इंडिया और इसके बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रही, लेकिन तारिक शाह आने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और सीधी सी बात है, बांग्लादेश भी चाहता है कि हमारा पड़ोसी है, हम दोनों साथ मिल के विकास करें, और भारत भी वही चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर भी और इंडिया में भी जो ऐसे रिलेशंस को नॉर्मल होने देना नहीं चाहती हैं या उसको डिस्टर्ब रखना चाह रही हैं। तो गवर्नमेंट, दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके, वार्ताएं कर करके, डायलॉग्स के माध्यम से ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए और पड़ोसियों के साथ बेहतरीन संबंध करके आगे आप भी बढ़ो, हम भी बढ़े, इसी में सभी का विकास। सर, अभी वहाँ पे मणिपुर में इतने सारे वायलेंसेस हो रहे हैं, इतने सारे जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसके बावजूद कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं निकली, कोई भी मीडिया वहाँ पे जाके कोई न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं किया। जो इतनी सारी जो चीज़ें वहाँ पे होने के बावजूद भी स्टेट और सेंटर ने मिलके वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की और मीडिया का इसमें रोल बहुत कम रहा। और जो चीज़ें आई बाहर, जो कि हम देख रहे हैं, और जो औरतों के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, वहाँ के जो कम्युनिटीज़ के साथ भी गलत, दोनों कम्युनिटीज़ के साथ गलत हुआ है, जंग के हालात हैं, न्यूज़ पूरे देश में नहीं आई। क्या ये फेलियर ऑफ मीडिया है या मीडिया किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में है? क्योंकि सब लोग यही बात कर रहे हैं कि मीडिया किसी का गोदी मीडिया है, इस तरह की बातें चलती हैं। और सोशल मीडिया तो मीडिया से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है आज के दौर में। तो हर चीज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, डायरेक्टली मीडिया के थ्रू नहीं मिलती। तो इसमें आपका क्या कहना है? मैम, मीडिया को लेकर के लोगों का जो मानना है, इसमें दो स्तर पर चीज़ों को देखा जा सकता है कि एक तो मीडिया की नैतिकता जी, नैतिकता का, इसकी मॉरलिटी का अर्थ होता है कि उसके जो बेसिक काम हैं जिनके लिए वो बना है, उन कामों को करना मीडिया का काम है। ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण करना, जिससे उनसे सभी लोग अवगत हों और साथ ही साथ उनके बेहतर समाधान निकले। ये मीडिया का काम है। और हमारा आर्टिकल 19 जो है वो कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, मीडिया को बोलना चाहिए, वो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन
साथ ही मीडिया ने, कुछ लोगों का आरोप है कि उस पर काम नहीं किया या मीडिया एकदम मौन रही, चुप रही, मुंह पर उसने मुंह बांध रखा था। तो ऐसे भी आरोप लगते हैं मीडिया पर जी। तो मैम यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। अगर हम बैलेंस देखा जाए चीज़ों का तो ये कि जो बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे इश्यूज जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस या सेंसिटिव पोजीशंस नहीं थी, उनको नेशनल मीडिया को अवश्य ही टेलीकास्ट करना चाहिए था। अगर मीडिया नहीं कर रही है तो मीडिया अनडाउटली अपने जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनसे हट करके काम कर रही है जी। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक देश के नागरिक के आधार पर, देश की सुरक्षा के आधार पर ध्यान देंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के रेफरेंस में अगर ऐसी चीज़ों का, मान लीजिए जैसे दो ग्रुप्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, उसका हम टेलीकास्ट करें तो हो सकता है कि उसका दूसरे स्टेट में जो उस कम्युनिटी के ग्रुप्स रह रहे हैं उन पर भी प्रभाव पड़े। क्योंकि कुकी और नागा जो हैं, नागा का पूरा स्टेट ही नागालैंड, कुकी आपके असम में भी रह रहे हैं, तो ऐसे राज्य में भी अनरेस्ट फैल सकता था। इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, उसने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब ये इश्यूज हुए थे तो उसकी खबरें आई थी, लेकिन चूंकि चीज़ें लंबी खींची तो इस वजह से अब मीडिया उस पर बहुत हाईलाइट नहीं कर रही है। और वहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे, जैसे और एक इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रसिया और यूक्रेन वार, जब वार हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पर मीडिया ने, आप चाहे जो है CNN देखिए, चाहे BBC देखिए, चाहे इंडिया के कोई भी न्यूज़ चैनल्स देखिए, अल जजीरा देखिए, जो भी आप चैनल्स देखिए, सबने टेलीकास्ट किया। बिल्कुल। लेकिन जब वॉर लंबा खिंच गया, 4 वर्षों तक चल गया, अब वो मीडिया के इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं रहा। अब वो आप लोग, लंबी जब लड़ाई होती है तब आप फिर पर्सनल समाधान निकाले जाते हैं। वहाँ के आपके सुझाव से नहीं निकलेंगे वो समाधान। वहाँ पर समाधान के लिए यही है कि आप उनको सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्लस जो भी उसमें इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके मेंबर्स मिलें, बैठक हो और उनके बेहतरीन उनकी जो समस्याएं हैं वो बताएं, जो उनके लॉस हुए हैं, क्योंकि जो जीवन का लॉस हुआ उसका तो कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन जो आर्थिक लॉस हुए हैं केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए उनके साथ मिल करके बातचीत करके उसको जो है बेहतर समाधान निकालें। इनके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे गोरखालैंड जी, बोडोलैंड जी, बिल्कुल। गोरखा काउंसिल वहां पर उन्होंने बना दी है। एक प्रॉपर जो गोरखा का प्रॉपर डेंस एरिया है वहां पर गोरखा काउंसिल बना दी है। गोरखा काउंसिल क्या कर रही है, वो को उसका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर, पुलिस पावर, वो सब गोरखा काउंसिल के साथ पास है, वहां पर असम गवर्नमेंट के साथ ही। तो गोरखा काउंसिल जैसी ऐसे समाधान या स्पेशल पावर काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं जिनसे इनका बेहतर समाधान हो। रही बात सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आज भी लोगों तक आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया है, तो इस वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं, लोग जान रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में इसके बेहतर समाधान भी सभी मिल करके निकालेंगे। और जितने भी लोग हैं, पूरे देश के नागरिकों की सबकी संवेदनाएं मणिपुर के हर समुदाय के साथ में। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने एक एथिकली एक काम किया है इसमें, कि कई बार हम मीडिया को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मीडिया बहुत गलत जगह, गलत समय पे गलत रिपोर्ट दिखाती है। जी। मैंने एक देखा था कि कोई एक क्रिमिनल था जिसको इंडिया लाया गया था, यूके से कहीं से इंडिया लाया गया था, और वो जैसे एयरपोर्ट में उतरता है वहां से लेके उसको कहाँ लेके जा रहे हैं वो ये बाकायदा फॉलो कर रहे थे। वो जो मलेशिया से लाए गए थे क्रिमिनल था। हाँ। जी। तो उस तरह की चीजें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, अब ये भी हो सकता है कि उसके दोस्त न्यूज चैनल के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन लेके उसका अटैक कर सकते थे, उसको मार सकते थे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे देता तो उनका नुकसान होता। ऐसे भी हालात होते हैं। तो इट्स वंडरफुल कि मीडिया ने कहीं तो अपने एथिक्स को सामने रखा, अपने जो कर्तव्य उनका यही है
कि मीडिया को लेके मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त मीडिया में हैं। जी जी। तो दे आर वंडरफुल पीपल। तो मैंने एक बंदे से मैंने पूछा, मेरे दोस्त से पूछा कि मीडिया को आप कहाँ पे देखते हो, किस तरह से आप, हाउ यू अप्रोच इट। तो उन्होंने कहा कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो बिल्डिंग में जितने सारे लोग होते हैं वो बिल्डिंग से बाहर भागते हैं जी। लेकिन मीडिया का जो बंदा है वो ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग में कैमरा लेके अंदर जाके देखता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो ताकि वो खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाए, सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए। मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इतने अनरेस्ट हुए हैं, इतने वायलेंसेस हुए हैं, इसको स्टेट ने, सेंटर ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और वहाँ की जो मीडिया है, जो स्टेट की जो मीडिया है और सेंटर की जो बहुत सारे जो नेशनल लेवल पे जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी अपना पूरा पार्टिसिपेशन किया इसमें। कई हद तक ये जो हम देखते हैं कि दो तीन कम्युनिटीज के बीच में ये अनरेस्ट हुआ। तो स्टेट में, एक छोटे से स्टेट में बहुत बड़े वायलेंस हो गए, जंग के हालात हो गए। ऐसे हालात को कंट्रोल करना आसान नहीं होता क्योंकि एक घर में झगड़ा हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं एक घर का झगड़ा था, महाभारत हो गई थी उसमें, तो पूरी दुनिया उसमें साथ आ गई थी। जब जो दुनिया थी उस दुनिया की बात, घर के झगड़े जब बाहर फैलते हैं तो फिर युद्ध जैसी स्थितियां आ जाती है और ज्यादा उनका जो है प्रसार होता है। जी बिल्कुल। तो एक स्टेट में दो अलग अलग कम्युनिटीज जिनका रहन सहन लगभग अलग है एक दूसरे से, ऐसे हालात में एक बहुत अनरेस्ट होना और वहीं पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं स्टेट को लेके, सेंटर को लेके, डिफेंस सिस्टम को लेके, हमारे नाइबरिंग रिलेशंस को लेके, हर तरीके से डिस्टर्बेंस होता है। सवाल ये भी उठता है कि मीडिया ने और स्टेट ने, सेंटर ने क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया और सोशल मीडिया क्यों इन सारी चीज़ों को लेके आया। सर ने अभी बताया कि मीडिया ने अपने एथिक्स को फॉलो किए, सेंटर ने अपना पूरा कमांड बनाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया से ये सारी जो अनरेस्ट, जो कई वीडियोस ऐसे हैं जो हम खुलेआम देख भी नहीं सकते, ऐसे वीडियोस बाहर आए, पब्लिक में आए, उसका रीजन यही है कि हमारे पास कोई ठीक ठाक रेगुलेशंस नहीं है हमारे सोशल मीडिया को लेके। क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी, आजकल हर कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है। फोन में कैमरा आ चुका है तो बड़ी चीजें आसान हो चुकी है। तो यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी का डिफेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नागा और कुकी कम्युनिटी हमारी दाहिनी आंख है तो मैथी कम्युनिटी हमारी बाईं आंख है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक आंख को चूना लगाए, दूसरे आंख को मक्खन लगाए, कोई नहीं चाहेगा। कि दोनों एक बहुत खूबसूरत स्टेट जिसमें बड़ी ब्यूटीफुल एक वैली भी है, जुकू वैली, जो नॉर्थ ऑफ मणिपुर एंड साउथ ऑफ नागालैंड है। और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी हिमालय का जो कश्मीर है, कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का जितना सारा जो रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, बहुत खूबसूरत वैलीज हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। पहाड़ी लोग तो हम पहले ऐसे ही दिल के बड़े साफ होते हैं, और उनके बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटे से वायलेंस को लेके, छोटे से रिजर्वेशन को लेके, इसमें बहुत बड़ी चीजें हो गई। वहाँ पे लोगों दंगे हुए, औरतों के साथ गलत हुआ, बच्चों के साथ उनके गलत हुआ, और कम्युनिटी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि देखो एक पहाड़ी इलाका, हिली रीजन है, वहाँ पे इकोनॉमिकली दोनों कम्युनिटीज बैकवर्ड है कहीं ना कहीं, जो कंपेयर टू हमारा जो से यूपी बिहार है या जैसे रीजन की कंपैरिजन में। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम वो चीज़ों को आपको बता दिया। आपका उनको रिजर्वेशन देने में क्या ओपिनियन होगा कि रिजर्वेशन बहुत सारे रीजन से दिया जाता है। इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोअर बैकवर्ड, पिछले दर्जे के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिजर्वेशन देने के या नहीं देने के भी अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अभी तक सर ने बहुत चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताई, सर थैंक यू फॉर दैट। एंड हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सवालात थे, बहुत कंफ्यूजन था कि सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, रिजर्वेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों मिल रहा है, या स्टेट में रिजर्वेशन कितना देना चाहिए, सेंटर में कितना देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका आपने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और आप लोगों को अगर और भी कुछ भी जानना है इसमें, जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि, और किसी और मुद्दे पे भी अगर कुछ जानना है तो हम उस पर रिसर्च करेंगे, हम आपके पास वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। आप सर से आप
डायरेक्टली कमेंट करके सर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विपिन मिश्रा सर हैं, तो इनको आप डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। और ये ऐसे मुद्दे हैं, हमारे देश के मुद्दे हैं, देश हो या विदेश हो, मुद्दे जब हमारे होते हैं तो हमारा ये हक बनता है या हमारा एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस पे बात करें और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, क्योंकि हर पहलू के, हर सिक्के के दो अलग पहलू होते हैं, दो अलग चेहरे होते हैं। एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है, इसका मतलब हम छोड़ नहीं देंगे उसको, वो भी हमारा हिस्सा है। और मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट का या हिंदुस्तान का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने सारे इश्यूज हैं, जो भी हमें लगता है कि आप तक पहुंचाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर से आप कमेंट में सर का आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे। तो हम यही चाहेंगे कि हर चीज़ को जितना हो सके बहुत अच्छे से क्लैरिटी में आपको आप तक पहुंचाएं, जिसका फायदा उन लोगों को भी हो जो चीज़ों को जानना चाहते हैं, और उन लोगों को भी हो जो एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। जैसे कि मेंस के एग्जाम्स होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को लेके सवाल आते हैं, एथिक्स को लेके सवाल आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे में भी काम आते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू और व्हाट इज हैपनिंग विद इन योर कंट्री, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर सोशल एंड सोसाइटी, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर इकोनॉमिक लाइफ विद इन एंड आउटसाइड योर कंट्री। एंड हर एक चीज़, क्योंकि एक छोटी चीज़ होती है ना, वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट रखती है। चिंगारी छोटी सी हो और वो पूरे जंगल को जला सकती है, और यही चीज़ मणिपुर में हुई। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आप तक सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डिटेल में, वो इकोनॉमिक इशू हो, वो रिजर्वेशन का इशू हो, वो सेंटर स्टेट का इशू हो, या वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सारी चीज़ें विपिन मिश्रा सर ने बड़े अच्छे से समझाया। आई होप आप लोगों तक ये चीज़ें बड़े आसानी से पहुंचने का एक जरिया बने हैं सर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।